हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार मीना फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। उस लास्ट ठहराव के बाद में आज का टॉपिक हमारा है विभाजन के बाद समस्या। जितना ठहराव हमने कल किया था उसके आगे की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान हमने किस प्रकार से किया, और उसके बाद में भारत की आज़ादी के बाद में जो रियासतें थी उन रियासतों में कौन कौन सी समस्याएं थी और उन समस्याओं का समाधान हमने किस प्रकार से किया था, आदि सब बातों पर हम डिस्कस रूप से चर्चा करेंगे और एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद में कौन कौन सी समस्याएं थी। समस्याओं का समाधान के बाद में भारत की जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों का एकीकरण हमने किस प्रकार से किया, और पाठ के अंतिम चरणों में हम पढ़ेंगे आज की दो प्रमुख रियासतों के बारे में जिसका विलय भारत में किस प्रकार से हुआ था। एक रियासत थी हैदराबाद रियासत और दूसरी रियासत थी मणिपुर रियासत। एक रियासत और थी हमारे भारत की जो प्रमुख समस्या बनी हुई थी उस समय की, और आज भी समस्याएं हैं उस रजवाड़े को लेकर, उस रियासत को लेकर, और वो प्रांत है हमारा जम्मू और कश्मीर, जिसकी चर्चा हम पाठ के लास्ट में करेंगे। अंतिम जो पाठ आएंगे उनमें उसकी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विभाजन की समस्या। विभाजन हुआ था जब भारत और पाकिस्तान का, तो हमारे सामने प्रमुख समस्या कौन कौन सी थी। पहली समस्या थी, एक तो हमारे सामने वो थी पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत। और दूसरी समस्या थी पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर भारत की। ये दो समस्या थी। पहली एक पश्चिमी भारत की समस्या थी और दूसरी थी पूर्वोत्तर भारत की, क्योंकि पश्चिमी भारत का जो प्रांतीय क्षेत्र थे उस समय रियासतें थी, वहां पर माउंडन या मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, और पूर्वोत्तर भारत का जो आज वर्तमान में बांग्लादेश जो देश है वहां पर मुसलमानों की आबादी थी। तो विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पश्चिमी भारत में रहने वाले बहुल जो जनजाति थी मुसलमानों की, और पूर्वोत्तर भारत में जो मुसलमानों की आबादी थी उनको लेकर हमने पाकिस्तान का गठन किया था। पहली समस्या तो हमारे सामने ये थी। दूसरी समस्या हमारे सामने थी वो थी सांप्रदायिक दंगों को लेकर। हिंदू और मुसलमानों को जब विस्थापित किया गया था, पुनर्वास किया गया था, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया था, तो उस समय सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे और कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान लोग थे इस सांप्रदायिक दंगे में भी मारे गए थे। ये दूसरी समस्या थी हमारे सामने। और तीसरी समस्या थी कि भारत का जब विभाजन हुआ था तो बंटवारे के समय हमारे पास कुल संपत्ति कितनी थी, हमें कितनी संपत्ति पाकिस्तान को देनी थी और कितनी संपत्ति भारत अपने पास रखना चाहता था। क्योंकि उस समय जब हमें आजादी मिली थी उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था एकदम से कमजोर थी, फिर भी हमने पाकिस्तान को कुछ संपदा दी थी ताकि वो देश भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और साथ ही साथ हमारे देश ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ कुछ संपदा अपने पास रखी, और उसी संपदा के द्वारा हमने वहीं से अपना आगाज किया और विकास भी किया हमारे देश का। अगली जो समस्या थी वो समस्या थी शरणार्थियों की समस्या, क्योंकि शरणार्थी पाकिस्तान के भी थे, शरणार्थी भारत के भी थे, और दोनों ही जगह पर जो समस्या बनी हुई थी शरणार्थियों की, उन लोगों को विस्थापित भी करना था, उनके लिए घर भी बनाना था, उनके लिए आवासीय सुविधा भी करनी थी, उनकी जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान भी करना था। विभाजन के समय हमारे सामने ये प्रमुख समस्याएं आई थी। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, विभाजन के समय हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। पश्चिमी भारत की समस्या हमारे सामने थी, इसी में पूर्वोत्तर भारत की समस्या थी, जहां मुसलमानों की आबादी थी वहां पाकिस्तान का गठन किया गया था। दूसरी संपदा को लेकर समस्या थी हमारे सामने, जो भी संपत्ति थी हमारे पास उसका बंटवारा किया गया था। तीसरी समस्या थी हमारे सामने शरणार्थियों को लेकर, शरणार्थियों को लेकर जो समस्या थी उन लोगों को विस्थापित किया गया था। ऐसी समस्याएं थी हमारे देश के सामने, और उन समस्याओं का समाधान हमने बड़े शानदार ढंग से भी किया था, और आज जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं हमारे देश की वो आपके सामने। इसके बाद में अगला टॉपिक है विभाजन के बाद में हमारे सामने रजवाड़ों को लेकर। रजवाड़ों का विलय हमने किस प्रकार से
किया था। जितने भी रजवाड़े थे, जितनी भी रियासतें थी, उन रजवाड़ों का और उन रियासतों का विलय हमने किस प्रकार से किया? रजवाड़ों का विलय, रजवाड़ों का विलय रजवाड़ों का विलय भारत में शामिल करने का श्रेय कल मैंने आपको बताया था, फिर से दोहरा रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ रियासतों को छोड़कर, जैसे हैदराबाद रियासत को छोड़ दो, जूनागढ़ रियासत को छोड़ दो, मणिपुर रियासत को छोड़ दो और जम्मू एंड कश्मीर रियासत को छोड़ दो, तो सभी रियासतों का विलय धीरे धीरे भारतीय संघ में कर दिया गया। और भारत में जब इन रजवाड़ों का विलय किया गया था तो हमने एक अधिनियम भी पास किया था और उस अधिनियम को नाम दिया था हमने राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, जिसकी चर्चा भी हम करेंगे, दोबारा से भी करेंगे इसकी चर्चा। पहले हम करते हैं रजवाड़ों का विलय हमने कैसे किया। जाहिर सी बात है, रजवाड़ों का विलय जो हमने किया था वो किया था कि सबसे पहले भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाएगा और विभाजन के बाद में जो रियासतें पश्चिमी भारत में थी और पूर्वोत्तर भारत में थी, उन रियासतों को पाकिस्तान में शामिल किया गया था और शेष जो रियासतें बची थी, लगभग आजादी के समय 565 रियासतें थी, उन रियासतों को भारत में एकीकरण किया गया था। पहला तो काम हमने ये किया। दूसरा काम हमने ये किया था कि ये भूमिका कौन निभाएगा? ये भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी और इस जिम्मेदारी को उन्होंने बड़े शानदार ढंग से निभाया और धीरे धीरे करके भारत के सभी रियासतों का एकीकरण था उन्होंने भारत में कर दिया। इसीलिए इसके बारे में या सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये कहा जाता है कि भारत की देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय है वो किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। कल मैंने आपको इसी रियासतों के बारे में एक चीज नहीं बताई थी, वो दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, वो है एक सीमांत गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल गफार खान। अब्दुल गफार खान। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है वो है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन से व्यक्ति को जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। उसके बाद में इन रियासतों के बारे में, देशी जो रियासतें थी जिनको भारत में शामिल करने के लिए कुछ प्रमुख अहम बातें भी हुई थी। किन किन के बीच में? रियासतों के राजाओं के और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में, कि इन रियासतों का एकीकरण हम भारत में तो कर लेंगे लेकिन इसके लिए हमें कुछ सेवा शर्तें भी देनी होंगी, कुछ नियम भी देने होंगे ताकि हम अपनी स्वतंत्रता को बनाकर रख सके। तो देशी रियासतों के बारे में 3 जो अहम बातें हुई थी, रियासतों के बारे में, रियासतों के बारे में, रियासतों के बारे में 3 अहम बातें, अहम बातें कौन कौन सी थी? जब इन रियासतों का एकीकरण भारत में किया गया था तो कुछ सेवा शर्तें रखी गई थी और इनमें से 3 प्रमुख बातें रखी गई थी। पहली बात कौन सी रखी गई थी कि अधिकतर जो रजवाड़े थे वो अपनी मर्जी से, अधिकतर जो रजवाड़े थे भारत के वो अपनी मर्जी से भारत में शामिल होना चाहते थे। पहली अहम बात तो ये थी कि जितनी भी रियासतें और रजवाड़े थे भारत के, उनका रजामंदी था कि हम भारत में ही रहेंगे, इसके अलावा न तो हम पाकिस्तान जाएंगे न कोई अलग से कोई रियासत का दर्जा हमें मिलना चाहिए। तो अधिकतर रियासतें भारत में शामिल हो गई। पहली अहम बात तो ये थी। उसके बाद में कुछ रियासतों को स्वायत्तता दी गई थी। स्वायत्तता का मतलब है छूट दी गई थी उन रियासतों को कि आप भारत में शामिल होंगे लेकिन साथ साथ में आपको कुछ छूट या स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। पहली रियासत कौन सी थी जिसको ये छूट दी गई थी? जूनागढ़ रियासत थी। कौन सी थी? जूनागढ़ रियासत। अगली रियासत थी हैदराबाद रियासत।
ये भारत की प्रमुख रियासतें थी जिन्हें कुछ छूट दी गई थी। हैदराबाद रियासत। अगली रियासत थी मणिपुर रियासत। मणिपुर रियासत। और चौथी रियासत थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ये रियासतें थी जिन्हें भारत सरकार ने कुछ सहायता दी थी कि आप अपना अस्तित्व है वो बनाकर रख सकते हैं और साथ साथ में आप सारी की सारी रियासतें हैं वो भारत में ही रहेंगे। और इसके अलावा और जो अगली जो लास्ट जो छूट दी गई थी, जो तीन अहम बातें थी, वो थी क्षेत्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। क्योंकि भारत की जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों में संस्कृति कुछ रियासतों की अलग थी, उनकी भाषाएं अलग थी, कुछ ऐसी रियासतें थी जिनकी अपनी परंपराएं थी, उन परंपराओं को भी हम बनाकर रखना था। और ऐसी तीन अहम छूटें उन्हें दी गई थी। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन बनता है हमारा रियासतों के बारे में तीन अहम बातें कौन सी थी जिनका एकीकरण भारत में किया जा रहा था। तो पहली थी कि अधिकतर रियासतें थी वो भारत में शामिल होना चाहती थी, कुछ रियासतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, जैसे जूनागढ़ को दिया गया था, हैदराबाद को दिया गया था, मणिपुर को दिया गया था और जम्मू कश्मीर को दिया गया था। हम यहाँ दो रियासतों के बारे में चर्चा करेंगे, इस रियासत के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट रियासत है जम्मू कश्मीर, इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। तो अगली जो चीज है, इन रियासतों के बारे में तीन जो अहम बातें बताई गई थी, उसके बाद में कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आई थी और वो समस्याएं और कौन कौन सी थी जिनको भारत सरकार ने बड़े शानदार ढंग से बड़ी अच्छी खूबी के साथ किया था ताकि भारत के सामने कोई भी समस्याएं न आए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उन रियासतों के बारे में जो रियासतें भारत सरकार के अधीन तो थी लेकिन उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई थी और उनका विलय भारत में कैसे हुआ था, उन रियासतों के बारे में पढ़ते। तो भारत की रियासतें, प्रमुख रियासतें, कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी जिन्हें विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैदराबाद रियासत के बारे में। हैदराबाद रियासत। इस रियासत के बारे में पिछले 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और दोबारा से हम चर्चा करेंगे इस रियासत के बारे में कि हैदराबाद रियासत कैसे रियासत थी, वहां का शासक कैसा था, वहां शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती थी आदि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं हैदराबाद रियासत। ये भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक रियासत थी। पहली बात आपको याद रखनी है हैदराबाद रियासत के बारे में, वो ये है कि हैदराबाद जो रियासत थी वो भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक रियासत थी। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि हैदराबाद रियासत का जो राजा था, जो शासक था, उसे किस नाम से संबोधित किया जाता था। उस राजा को निजाम के नाम से संबोधित किया जाता था। निजाम नाम याद रखना, इस चीज को पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक रियासत थी और हैदराबाद रियासत का जो राजा या शासक था उसे क्या कहा जाता था, उसे निजाम कहा जाता था। और निजाम था वो हैदराबाद की बहाल स्थिति के लिए भारत सरकार से सहायता चाहता था कि हम भारत में शामिल हो सकते हैं लेकिन हमें कुछ छूट चाहिए। तो इसके लिए एक एग्रीमेंट, एक सहमति पत्र हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में और वो हुआ था नवंबर 1947 को। नवंबर 1947 को इसे विशेष सहायता दी गई थी कि
आपका विलय भारत में होगा और आप अपनी शासन व्यवस्था को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार है वो चला सकते हैं। नवंबर सन 1947 को भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और निजाम के बीच में एक सहमति पत्र हुआ था और उस सहमति पत्र के द्वारा इस रियासत को कुछ विशेष छूट या विशेष सहायता प्रदान की गई थी ताकि आप अपनी शासन व्यवस्था का संचालन यहाँ से अच्छी तरीके से कर सके। उसके बाद में अगली चीज है इस टॉपिक की, वो है रजाकार। रजाकार क्वेश्चन बनता है ये रजाकार के बारे में। रजाकार कौन थे? ये थी निजाम की अर्धसैनिक बल, अर्थात कहे एक सैनिक टुकड़ी का नाम था जिसे हैदराबाद रियासत में रजाकार के नाम से जाना जाता था। और रजाकार का काम क्या था? वो इतनी लूटमाट करते थे, इतनी हत्याएं करते थे, इतने मर्डर करते थे। कहने का मतलब था ये सेना एक तरह की निरंकुश सेना थी जो उस रियासत के जो भी हिंदू लोग थे उन पर काफी अत्याचार करते थे या कहें उनका शोषण भी करते थे, जैसे हत्या करना, इसके अलावा लूटपाट करना, बलात्कार करना, इसके अलावा और भी तरीके की घोर ये लोग अत्याचार उन लोगों पर करते थे। और उसके बाद में वहां के आम नागरिकों ने भारत सरकार से मदद ली कि हमारी इस रजाकार सेना से मदद कीजिए ताकि हमें निजाम से मुक्ति मिल सके, रजाकार से मुक्ति मिल सके, या फिर कहे हैदराबाद की जो शासन व्यवस्था है उससे मुक्ति हमें मिल सके। उसके बाद में एक और सहमति पत्र जब भारतीय सैनिकों ने हैदराबाद रियासत का दौरा किया, उसका विलय भारत में एक स्वायत्ता के तहत नहीं, एक आजादी के तहत करना चाहा, तो उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और निजाम के बीच में जो समझौता हुआ था वो समझौता हुआ था सितंबर 1948 में। सितंबर 1948 में, तारीख याद रखना दोनों। नवंबर 1947 के तहत तो स्वायत्ता प्रदान की गई थी कि आप भारत में शामिल रह सकते हैं, अपने अनुसार अपनी शासन व्यवस्था को चला सकते हैं। उसके बाद में भारतीय सैनिकों ने भी जब सर्च ऑपरेशन किया था तो सितंबर सन 1948 को इस रियासत का विलय स्वतंत्रता पूर्वक भारत में कर दिया गया और ये रियासत थी वो भारत संघ में विशेष रूप से उसकी स्वायत्ता को समाप्त करते हुए और भारत में इसे शामिल कर लिया गया था। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, हैदराबाद रियासत ये भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक रियासत थी। दूसरी बात, हैदराबाद रियासत के राजा को किस नाम से संबोधित किया जाता था? हैदराबाद रियासत के राजा को निजाम के नाम से संबोधित किया जाता था। और निजाम के पास जो सेना थी उसे क्या कहा जाता था? उसे रजाकार कहा जाता था। और साथ साथ में रजाकार का कार्य कैसा था? इस अर्धसैनिक बल का कार्य कैसा था? ये लोग लोगों में लूटपाट करते थे, हत्याएं करते थे, इसके अलावा अन्य जो भी निरंकुशकारी नीतियां थी वो करते थे। इनसे मुक्ति पाने के लिए सितंबर सन 1948 में भारतीय सेना जब यहाँ सर्च ऑपरेशन करने के लिए आई तो इसका विलय भारत के अधीन या भारतीय प्रांतों में से कर दिया गया था। ये थी हैदराबाद रियासत और मजबूर होकर हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और सितंबर सन 1948 का इसका विलय था वो भारत में शामिल हो गया। ये थी हमारी हैदराबाद रियासत प्रमुख रूप से। अगली जो रियासत है वो है मणिपुर रियासत। इसके बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इसका क्वेश्चन बनता है और इसके बारे में भी पूछ सकते हैं या दोनों रियासतों के बारे में चर्चाएं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रियासतों के बारे में या तो क्वेश्चन बनता है टिप्पणी कीजिए हैदराबाद रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत या मणिपुर रियासत या जूनागढ़ रियासत के बारे में। हैदराबाद रियासत हमने रिपीट कर ली। दूसरी जो रियासत थी वो थी मणिपुर रियासत। मणिपुर रियासत ये कैसी रियासत थी और इसमें क्या शासन व्यवस्था थी जब इसका विलय भारत में किया गया था? तो देखिए सबसे पहले मणिपुर रियासत के बारे में, वहां का राजा कौन था, वहां शासन व्यवस्था कैसी थी और इसका विलय कौन सी सन में भारत में किया गया था। सबसे पहली बात है मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम था बोध चंद्र सिंह, एक हिंदू शासक था।
कौन था? बोध चंद्र सिंह, जो एक हिंदू शासक था और उनका भी यही कहना था कि हमें भी कुछ स्वायत्तता प्रदान की जाए ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था या कहे मणिपुर रियासत की शासन व्यवस्था का संचालन है वो कर सके। अगली चीज थी उसके बाद में यहाँ पर सर्वमत से यहाँ निर्वाचन किया गया था कि यहाँ हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के द्वारा ही मणिपुर जो रियासत है उसकी शासन व्यवस्था का संचालन है वो करेंगे। तो इसके लिए जनमत संग्रह करवाया गया, लोगों से राय ली गई थी क्या वास्तव में मणिपुर का राजा भोजचंद्र ही रहना चाहिए या किसी दूसरी शासन व्यवस्था के हाथों में होना चाहिए। जब लोगों के बीच में जनमत संग्रह करवाया गया था तो जून 1948 को, ये तारीख जरूर से याद रखना आपको, जून 1948 को जब जनमत संग्रह करवाया गया था तो अधिकतर लोगों का मानना था कि इस रियासत का विलय भी भारत संघ में कर देना चाहिए और उसके बाद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा जून 1948 में इस रियासत का विलय भी भारत में कर दिया गया था। ये थी इस चैप्टर की दो प्रमुख रियासतें जिनकी समस्याएं और उन समस्याओं का समाधान भारत ने कैसे किया और समस्याओं का समाधान करने के बाद में इनका विलय भारत में कैसे किया। इसके अलावा अगली चीज है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य पुनर्गठन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका भी। अगली जो रियासतों के बाद में जो अगला हमारा टॉपिक है राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी चर्चा हमने कल भी की थी और दोबारा से भी हम करें। राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन क्या है? जाहिर सी बात है राज्य का पुनर्गठन या राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। देखिए सबसे पहले ये अधिनियम भारतीय संसद में कब पास किया गया था? अधिनियम पास किया गया था सन 1953 में। अधिनियम जो पास किया गया था वो सन 1953 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अध्यक्ष कौन थे? फैज अली। इसका नाम याद रखना, पूछ सकते हैं, फैज अली। फैज अली जो समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इस अधिनियम को लेकर और इसे अधिनियम को संसद में सन 1953 में पेश किया गया था ताकि भारत की जितनी भी रियासतों का एकीकरण धीरे धीरे जो भारत में किया गया था उनके लिए राज्यों का गठन हो। और ये जो अधिनियम पास किया गया था सन 1956 में, इस अधिनियम को पास कब किया गया था? सन 1956 में। तो क्वेश्चन बनता है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब लागू किया गया था? सन 1956 में इसे लागू किया गया था। कौन सी समिति ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी? फैज अली समिति ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी। और जब यह अधिनियम लागू किया गया था तो उस समय भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्यों का गठन है वो किया गया था। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है कि भाषा के आधार पर भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसका गठन किया गया था? वो राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये राज्य था जो पहला राज्य सन 1956 में भाषा के आधार पे किया गया था और उसके बाद में 14 अन्य राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे वो बनाए गए थे। इस राज्य पुनर्गठन आयोग में एक और व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है इस प्रदेश को लेकर, आंध्र प्रदेश है इसको लेकर, और उस व्यक्ति का नाम है पोटी श्री मल्लू। उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पोटी श्री रामल्लू, इसके बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। पोटी श्री रामल्लू कौन थे? एक गांधीवादी विचारधारा के नेता थे और जब नमक सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा था तो पोटी श्री रामल्लू ने सरकारी पद पर कार्य करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया और सत्याग्रह में गांधी जी का अहम
योगदान दिया था और इसी वजह से पोट्टी श्री रामल्लू को गांधीवादी नेता भी कहते हैं। इन्होंने आंध्र प्रदेश को लेकर भूख हड़ताल की थी 56 दिनों तक, लगभग 56 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की थी। और ये कब स्टार्ट किया था उन्होंने? दिसंबर सन 1952 में, सन 1952 में ये भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। लगभग 56 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद में इनका देहांत हो गया और इनके देहांत के बाद में आंध्र प्रदेश का गठन है वो भाषा के आधार पे किया गया था। आज हमारे सामने है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों का गठन हमने भाषा का इस्तेमाल किया है, उनकी संस्कृति का इस्तेमाल किया है, उनके कल्चर का हमने इस्तेमाल किया है, कहें उनके रीति रिवाज जो परंपराएं हैं उनके आधार पर आज भारत के सभी राज्यों का गठन हमने किया है। चाहे राजस्थान की बात करें, हैदराबाद की बात करें, गुजरात की बात करें, मणिपुर की बात करें, पंजाब की बात करें, सब राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पे किया गया था। और इस व्यक्ति का सबसे ज्यादा योगदान था कि भारत के जितने भी राज्यों का गठन किया जाए वो भाषा के आधार पे किया जाए। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में, इसके लिए मैं दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूं, 3 सदस्यों की समिति बनाई गई थी और इस समिति के जो व्यक्ति थे वो फजल अली 3 सदस्य समिति थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी थी और इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय राज्यों का जो गठन किया गया था वो भाषा के आधार पे किया गया था, ताकि भारत में किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक दंगे न हो, भारत का विभाजन दोबारा से हमें ना देखने को मिले, या सांप्रदायिक दंगों के अलावा हमें अशांति व्यवस्था भारत में देखने को न मिले, इसको लेकर। इसके बाद में अगली जो चीज आती है, आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? राज्य पुनर्गठन जो आयोग बनाया गया था उसकी सिफारिश कौन कौन सी थी? ये इस टॉपिक की लास्ट परिघटना है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो अधिनियम सन 1956 में पास किया गया था और भारत के जितने भी राज्यों का गठन किया गया था उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? सबसे पहली सिफारिश थी कि जितने भी राज्य हैं उनका गठन भाषा के आधार पे ही किया जाएगा। और दूसरी जो सिफारिश थी उनकी वो थी कि केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश भारत के, कि केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और मणिपुर छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश नजदीकी राज्यों में शामिल किए जाएंगे। अंडमान निकोबार, दिल्ली और दूसरी मणिपुर जो रियासत है, इनको छोड़कर सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें किसी राज्य में शामिल किया जाएगा ताकि राज्य की शासन व्यवस्था को भी चलाया जा सके। ये था हमारा पार्ट। 5 मिनट के लिए मैं दोबारा से हर चीज का रिवीजन वापस से करता हूं। पार्ट का नाम था लोक राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की चुनौती स्टार्ट होती है भारत की आजादी को लेकर और रियासतों के एकीकरण तक। तो पहली चीज हमने देखी थी भारत और पाकिस्तान का विभाजन था, वो कब हुआ? सभी को पता है 14 क्रम से 15 अगस्त सन 1947 को। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली चीज, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाषण दिया था भारत और पाक के विभाजन के बाद में, तो उन्होंने भाषण में कहा था चिर भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट अर्थात ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो क्वेश्चन बनता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये शब्द किसने कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। उसके बाद में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां, 3 चुनौतियां थी। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, दूसरी थी लोकतंत्र स्थापित करने की, तीसरी थी विकास की। इसके बाद में हमने पढ़ा था वो चीज थी कि रजवाड़ों का विलय से पहले विभाजन के समय हमारे सामने कौन कौन सी समस्या आई थी। पहली समस्या आई थी कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, उसके तहत कहा गया था कि जिस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी वहां पाकिस्तान देश बनेगा और जहां गैर मुस्लिम लोग होंगे वो देश भारत का होगा। एक तो ये था। दूसरी बात उन्होंने रखी थी कि भारत के विभाजन का जो आधार होगा उसे धार्मिक आधार पे ही किया जाएगा।
जहां मुसलमान होंगे वहां पाकिस्तान होगा, जहां हिंदू होगा वहां भारत होगा। इसके बाद में द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। और इसके बाद में सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। और उसके बाद में विभाजन के बाद में हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, थोड़ा स्पीड में मैं बता रहा हूं आपको कि विभाजन के समय हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। पहली समस्या आई थी कि हिंदू और मुसलमानों में दंगे या सांप्रदायिक दंगे थे, वो स्टार्ट हो गए थे। दूसरी समस्या आई थी कि पश्चिमी पंजाब और पूर्वोत्तर जो राज्यों में गैर हिंदू लोग थे, उन लोगों को बसाने के लिए या उन शरणार्थियों की समस्या का समाधान करने के लिए भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान भी दो टुकड़ों में बंट गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वोत्तर पाकिस्तान। अगली थी समस्या थी हमारे सामने लोगों के शरणार्थियों के रूप में, उन्हें पुनर्स्थापित किया जाए, उन्हें उनका जो पुनर्वास है वो वापस से किया जाए, कि उनके घर कहाँ होंगे, उन लोगों को कहाँ ठहराया जाएगा, ये सारी चीजें। इसके बाद में रजवाड़ों का विलय। भारत की आजादी के समय कुल रियासतें कितनी थी? 565 रियासतें थी। और इन सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसके बाद में दो रियासतें हमने पढ़ी थी, हैदराबाद रियासत, क्रमशः मणिपुर रियासत। हैदराबाद जो रियासत थी वो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। इसके राजा को क्या कहते हैं? निजाम कहते हैं। इसके पास जो अर्धसैनिक बल थे उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रजाकार कहा जाता है। और सितंबर सन 1948 में भारतीय सैनिकों की कार्रवाई की वजह से इस रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया। उसके बाद में अगली जो रियासत थी मणिपुर रियासत, उसके राजा का क्या नाम था? उसके राजा का नाम था बोधचंद्र सिंह, और वहां स्वायत्ता दी गई थी। इसके बाद में जनमत संग्रह करवाया गया था और 1948 में इस रियासत में जनमत संग्रह के बाद में इस रियासत के राजा ने सहमति पत्र पर साइन कर दिए और इस रियासत का गठन भी भारत में कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, इसे कब पेश किया गया था? सन 1953 में किया गया था। 3 सदस्यीय कमेटी थी। उस समिति के जो अध्यक्ष थे भूतपूर्व भारत के न्यायाधीश फैजल अली थे और उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके बाद में सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास किया गया था और उसके बाद में भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनका गठन किया गया था। उसके बाद में अगली चीज हमने पढ़ी थी पोटी श्रीरामल्लू। कौन थे? साउथ के नेता थे, एक गांधीवादी नेता। सत्याग्रह के समय उन्होंने गांधी जी का साथ दिया और उसके बाद में लगभग आंध्र प्रदेश को अलग राज्य या अलग प्रांत बनाने के लिए लगभग 1947 से लेकर 1948 के बीच में सितंबर और 1948 के बीच में 56 दिन तक उन्होंने लगातार आमरण अनशन किया और उनके देहांत के बाद में आंध्र प्रदेश का गठन है वो भाषा के आधार पर किया गया था। तो पहला जो राज्य था भारत का भाषा के आधार पर वो था आंध्र प्रदेश। और उसके बाद में इस अधिनियम के पास होने के बाद में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे वो बनाए गए थे। ये था हमारा आज का पाठ। कल इसी पाठ से संबंधित हम सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे, छोटे क्वेश्चन हो या बड़े क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चनों को उत्तर बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको हमारे द्वारा दिए गए जितने भी प्रश्न है उनके द्वारा आप आगे के मार्गदर्शन कर पाए। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।